दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उम्मीद करूंगा कि सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग आनंदित होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो, जिससे कि आप सभी लोगों को हमारे नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है पहला, और चाहूंगा आपका सवाल मुझे सही उत्तर दे। 2.6 मल्टीप्लाई बाय 0.91 का मान क्या है? द वैल्यू ऑफ 2.6 into 0.91 इज व्हाट? 2.366, 2366, 23.66 या 236.6? सवाल बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करने की भी शायद आवश्यकता नहीं होगी सवाल में, क्योंकि आप एक चीज नोट कर सकते हैं। वो चीज क्या है कि अगर इसकी मल्टीप्लाई मैं करता हूं तो आप देखिएगा हर जगह आपको एक ही वैल्यू लिखी हुई है, 2366, 2366, 2366, 2366। बस प्रॉब्लम क्या है? दशमलव को पुट करने की। तो दशमलव कैसे लगाते हैं? जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो 3 अंक बाद दशमलव कहाँ लगा हुआ है? 1 2 3 इसमें। तो आपको गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको मल्टीप्लाई करनी है फिर चेक करना है, क्योंकि सारे ऑप्शन में सेम आंसर लिखा है। सिर्फ प्रॉब्लम किसकी है? हाँ, प्रॉब्लम किसकी? सिर्फ डेसिमल को पुट करने की प्रॉब्लम पूछी गई थी, हमने आंसर दे दिया। दैट इज द राइट आंसर। एक और सवाल। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटियों की संभावनाओं को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को गणितीय चिन्हों के प्रयोग बार बार बताए, बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करे तथा बच्चों को त्रुटि वाले प्रश्न शाम पट पर हल करवाए, बच्चों को मौखिक प्रश्न हल करने का अभ्यास करवाएं और बच्चों को पूरा समय स्कूल में गणित विषय ही पढ़ाएं। जय माता दी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है इस क्वेश्चन के लिए। To reduce the chances of error in children teaching mathematics at primary level, the teacher should, क्या करना चाहिए टीचर को कि बच्चों में जो प्राथमिक स्तर पर त्रुटियों की संभावना कम से कम हो? राइट ऑप्शन शायद सभी इसका आंसर देने के लिए सक्षम है कि भाई बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें और बच्चों को त्रुटि वाले प्रश्न को श्याम पट पर हल करवाएं, जिससे बच्चा आसानी से कोई गलती करता है तो बोर्ड पर जाकर के बोर्ड लेखन के माध्यम से, बेंचों के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे हैं आयुष? स्वागत है। U2 क्वेश्चन है 256 की पावर 0.16। सुबह मुझसे किसी ने पूछा था ये सवाल, मॉर्निंग में ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा था, इस चीज को रखा है यहाँ पर। 256 टू दी पावर 0.16 मल्टीप्लाई बाई 16 टू दी पावर 0.18 का मान क्या होगा? सर आपके हैं क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या बात है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, रामदेवी आपके सिस्टर का पेपर था तो कुछ क्वेश्चन भिजवाइए, अगर दो चार उनको याद हो तो देखते हैं। 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18 का मान क्या है? देखो, जब हम गणित पढ़ते हैं तो कुछ प्रॉपर्टी है हमारा घातांक का प्रश्न, है ना, इसको बोलते हैं इंडिसेस का। ये इंडिसेस का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होने का कुछ भी नहीं होता है। आप सबको पता है कि अगर किसी भी सवाल को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई में पावर्स लिखी हैं तो उसके बेस को बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने आपको बोला था ना, जैसे एक गाना था ना, बेबी को बेस पसंद है, ऐसे ही गणित करने वाले छात्र छात्राओं को भी बेस पसंद होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस नहीं क्लियर करोगे तो सवाल नहीं होंगे। तो गणित वाले छात्रों को भी बेस पसंद है, बेबी को ही नहीं पसंद है, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं लिखूं तो इसको लिख सकता हूँ 16 की पावर 2 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0.18, ऐसे लिख सकता हूं। संडे को इस बार क्लास नहीं हुई थी, हाँ, तो क्या करें? आपने कहा पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 16 टू दी पावर 2 इंटू 0.16 मल्टीप्लाई बाय 16 टू दी पावर 0.18। क्लियर? ये हो गया 16 टू दी पावर 0.32 मल्टीप्लाई बाय 16 टू दी पावर 0.18। अब इनके बेस बराबर हो गए, है ना। सीटेट करा रहा हूं, डोंट वरी, मैंने कल सीटेट का पेपर कराया था, आज भी कराऊंगा। तो 0.32 मल्टीप्लाई बाय 16 टू दी पावर, अब जब बेस बराबर हो गए तो पावर तो ऐड हो जाती है ना, 16 टू दी पावर 0.32 प्लस 0.18। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ 16 की पावर 0.50, यानी 16 की पावर 1/2, क्योंकि 0.5 तो 1/2 के बराबर होता है, 1/2 की, और 1/2 को क्या बोलते हो आप? वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल बराबर 4। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो बी क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2,
समझ में आ गया होगा। आप इसको 2 की पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको 4 की पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको 16 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चॉइस ऑलवेज बी योर्स। नमस्कार, कैसे हैं आप? नेहा, एक और सवाल। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं, ये मैंने सवाल आपको कराया था और ये अभी टेट में भी आया था, यानी एमपी टेट में सवाल आया था। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं, किसे मदद करते हैं? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, चौथा ऑप्शन है समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। उपरोक्त में से कौन सा सही विकल्प है? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ए, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट और फोर्थ। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो गणित की पहेलियां और गणित के खेल, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है सवाल कि जब भी आपको पूछा जाए गणित की खेल, गणित की पहेलियां, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग उनका उद्देश्य क्या है कि बालक के अंदर पॉजिटिविटी लाना, रुचि उत्पन्न करना, दिलचस्पी बढ़ाना, या फिर कह सकते हैं डे बाय डे की चीजों को कनेक्ट करना, और साथ में बच्चों के लिए उस गणित को आनंददायक बनाना, और जितनी भी समस्याएं हैं उनको करने के लिए उनको प्रोत्साहित करने का काम हमारी गणितीय खेल या पहेलियां करती हैं। राइट ऑप्शन क्या है? उपरोक्त चारों जो हैं वो सही स्टेटमेंट लिखे हैं, ऑल 4 आर करेक्ट। तो ये सवाल आ रहा है इस पर लगातार, ध्यान रखिएगा, ये खेल और पहेलियों पर बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है। इसके माध्यम से कभी भी आप किसी बच्चे को वैल्यूएट नहीं कर सकते, किसी बच्चे की बुद्धि का पता नहीं लगा सकते। पहेलियों गेम के माध्यम से आप किसी बच्चे का आकलन नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अगर इस तरह का मिल जाए आकलन कर सकते तो नहीं कर सकते, इनसे सिर्फ ये काम कर सकते हैं। एक और सवाल, सुरेंद्र जी गुड इवनिंग। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है क्या होगा? 84 के सभी पॉजिटिव फैक्टर्स आपको बताने हैं, कौन से वाले? जो 7 के मल्टीपल है, उनका टोटल करके बता दो। तो क्या करते हैं इस सवाल में, 84 के सभी पॉजिटिव फैक्टर्स तो क्या हो सकते हैं? आपने कहा सर 84 के सभी फैक्टर लिख देते हैं, क्या क्या होते हैं? आपने कहा 1 मल्टीप्लाई बाई 84, एक तो यही हो गया, एक हो गया 2 गुणा 42 है ना, 3 गुणा 28, 4 गुणा 21, 5 से कटेगा नहीं, 6 गुणा 14, 7 गुणा 12, 8 से कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। तो कुल मिलाकर ये इसके फैक्टर्स हुए सारे। उसने बोला सिर्फ 7 से 7 के मल्टीपल आपको बताने, तो 7 के मल्टीपल कौन कौन से इनमें से जो 7 के मल्टीपल हो? तो एक तो 7 हो गया, एक 14, एक 21, 28, 42 और 84, ये सब 7 के मल्टीपल हैं। तो आपको सिर्फ उनका टोटल करना है जो सिर्फ 7 के मल्टीपल हैं। कोटि कोटि नमस्कार, नमन नमन नमन, कैसी हैं दुर्गा? तो आपको क्या करना है, सिर्फ उनका सम करना है जो 7 के मल्टीपल हैं। तो अब जोड़ दो, तो क्या हुआ, 7 + 14 + 21 + 28 + 42 + 84, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 7 जो 84 से को काटते हैं। तो कर दो, तो 21 दूनी 42, 42 और 8 50 और 20 70, 70 और 40 110, 190, 196, 196 इज द राइट आंसर। शुभ संध्या, इज इट क्लियर? आसान है। तो हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, हम सभी को जोड़ देते हैं। तो इसमें सिर्फ वो फैक्टर्स आपको चूज करने जो 7 से कट जाते हैं और 84 को भी काटते हैं। ओके, इसकी ऐसे सवालों की ट्रिक नहीं है दीपशिका, क्योंकि यहां पर 7 के मल्टीपल स्पेशली पूछे हैं, इसलिए हम 7 के ही निकालेंगे। अगर वो टोटल सम पूछता तो उसकी ट्रिक दूसरी है। ओके, एक और सवाल, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्राचल होंगे। कक्षा 4 में आप बच्चे को टाइम पढ़ा रहे हैं, तो टाइम को जो पैरामीटर्स हैं, असेसमेंट करने के जो पैरामीटर्स हैं, बच्चे का आकलन करना चाहते हो, मूल्यांकन करना चाहते हो टाइम को लेकर, कक्षा 4 का बच्चा है, ध्यान रखिएगा। तो वो कौन से हो सकते हैं? केवल सदृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, अंकीय घड़ी और सदृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, अथवा आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध, इन सब कुछ बता रहा है वो। केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एएम और पीएम की संकल्पना को जानना, या केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए कक्षा 4 के बच्चे के लिए? अब क्योंकि कक्षा 4 में घड़ी का चैप्टर है, टाइम का चैप्टर है, जहां बच्चे को आप हर एक चीज समझाते हैं,
यानी आप बच्चे को बताते हैं कि भाई ये अंकीय और सदृश घड़ी है, इसमें आधा घंटा कब होगा, चौथाई घंटा कब होगा, 15 मिनट कब होंगे, और मिनट और सेकंड में क्या क्या संबंध होता है, और एएम पीएम की संकल्पना। ये एएम पीएम क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं अपहरण और पूर्वाह्न। क्या बोलते हैं, अपहरण और पूर्वाह्न। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एएम को, दैट इज एंटी मेरिडियन। और इसको क्या बोलते हैं, पीएम को पोस्ट मेरिडियन। मेरिडियन मीन्स होता है मिड, मिड यानी मिड से, एंटी मीन्स पहले और मिड के बाद, यानी 12 से पहले और 12 के बाद। ठीक है ना, क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रिया क्या हुआ इसमें, देखो 84 के गुणनखंड पूछे थे, तो आपको 84 के सारे फैक्टर ढूंढ लो कौन कौन से हैं, उसमें जो 7 के मल्टीपल है, जो 7 से कट जाती संख्या वो निकालनी है, बस आपको सारे नहीं लेने। तो मैंने 84 के फैक्टर के 1 गुणा 84 हो सकता है, 2 गुणा 42 सब निकाल लिए। अब 7 से कौन कौन से डिविजिबल है वो एक तरफ रख दिए, दैट इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, तो बच्चा क्या कर सकता है, वो सारे काम करता है। कक्षा 4 में चैप्टर है, उस चैप्टर में आप सभी चीज पढ़ाते हैं बच्चे को, तो जब उसका मूल्यांकन करेंगे तो आप सभी चीज से पूछेंगे। एक और सवाल, यदि 1/2x इज इक्वल टू 0.3y है, तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का मान क्या होगा। पर ये वो बताता हूं, जब l को ऐड करना होता है उसका अलग रूल है, बताता हूं, ठीक है ना। तो यदि 1.2x इज इक्वल टू 0.3y हो, तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का मान क्या होगा। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी। तो देखो इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, हमने कहा 1.2x इज इक्वल टू 0.3y, तो y इधर लेकर 1.2 को इधर भेज दिया, तो आपने कहा ओके, तो x अपॉन वाई कितना बन गया, आपने कहा 0.3 अपॉन 1.2, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो x अपॉन वाई का वैल्यू कितना आया 1/4, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4 है। पुट कर दें, पेपर आज का नॉर्मल था, वही जैसे चल रहा है सिचुएशन वही चल रही है, तो क्या करें, आपने पुट कर दिया y की जगह कितना 4, तो 4 माइनस का 1 अपॉन 4 प्लस का 1, तो 3/5 डिवाइड कर दें, 5 36 0.6। राइट ऑप्शन क्या होगा, बहुत बढ़िया, सभी लोग आसानी से उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 0.6। बहुत अच्छा जवाब है आपका, वेरी गुड, नाइस आंसर। सभी लोगों ने डी करने का कहा है, बहुत ही अच्छा उत्तर मिल रहा है मुझे आपकी तरफ से। इसी तरह से अगर आप आंसर देते रहेंगे, हाँ इतना इजी आ रहा है अखिलेश, अखिलेश इतना ही इजी चल रहा है आजकल। एक अध्यापक द्वारा निम्न प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखा गया, जैसा कि आपको दिखाया गया है। अध्यापक ने छात्र रिंकू से पूछा इस आकृति का परिमाप कितना है, यदि रिंकू ने सही उत्तर दिया हो तो निम्न में से कौन सा उत्तर सही है। तो यहां पर एक आकृति बनी थी ऐसे, ये आकृति बना देते हैं, ओके। उसने कहा कि अध्यापक द्वारा प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखा गया जैसा कि आकृति में दिखाया गया। अध्यापक ने छात्र रिंकू से पूछा इस आकृति का परिमाप क्या होगा, यदि रिंकू ने सही उत्तर दिया हो तो कौन सा उत्तर रिंकू ने दिया। आयुष सही कह रहे हैं, मैथमेटिक्स में तो आप बिल्कुल निपुण हो चुके हैं सब लोग, तो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, बल्कि आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही होगी पक्का। हाँ मैं समझ सकता हूं। तो चारों भुजाओं का गुणनफल, चारों भुजाओं का योग, लंबाई तथा चौड़ाई का योग, या फिर लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल। तो आप जानते हैं अगर मैं परिमाप की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल ये आयत है या वर्ग है, ये एल है, ये बी है, या ये ए है, तो हम सारी भुजाओं को जोड़ देते हैं ना। तो अगर हम सारी भुजाओं को जोड़ते तो हम परिमाप मिलता है, तो चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। सम ऑफ ऑल 4 आर्म्स और एज इज ऑलवेज बी पैरामीटर। ओके सही कह रहे हैं आप आयुष। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेहा एकदम सही कहा आपने। अच्छा ओके, मैं दोबारा और क्वेश्चन ले लूंगा मैं, डोंट वरी अगर प्रॉब्लम हो रही है। किसी विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 और कक्षा 6। इस तरह से बच्चों की संख्या दी हुई है कि ये एक रेक्टेंगल क्रॉस है, रेक्टेंगल क्रॉस है, रेक्टेंगल सर्कल क्रॉस है, ये सारे नंबर ऐसे लिखे हैं। यदि एक रेक्टेंगल क्रॉस जो है वो 5 लड़कों को दिखाता है और एक सर्कल क्रॉस जो वो 2 लड़कियों को दिखाता है, तो उपयुक्त के आधार पर कक्षा 3 में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 3 इफ 1 क्रॉस रिप्रेजेंट 5 बॉयज एंड 1 क्रॉस सर्कल रिप्रेजेंट 2 गर्ल्स। कुछ सवाल मिल रहा, देखो क्या है, उसने बोला कक्षा 3 ये है जी, कक्षा 3, देखा इसमें कितने ऐसे हैं, 5 हैं ऐसे,
एक का वैल्यू है 5, तो ये 5 ऐसे बने तो कितना हुआ, 5 गुणा 5, तो 25 तो हो गए लड़के। उसमें बोले 2 लड़कियां हैं और एक लड़की किसके बराबर है, ये सिंबल 2 के बराबर है, तो इसके बराबर कितना होगा, 2 के बराबर 2 ये सिंबल थे, तो क्या करें 4, दोनों को जोड़ें तो 29 इज द राइट आंसर। हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे आपको अंतरिक्ष वाले इसलिए ग्रुप में, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो और आप कुछ पढ़ने की कोशिश करें। हाँ, ये तो मिलन चिन्ह जैसा है, मिलान चिन्ह जैसा, बिल्कुल। आगे बढ़े, आसान सवाल था, इजीली हो गया। चलो बताओ, देसाई प्राथमिक स्कूल में गणित के शिक्षक हैं, गणित पढ़ाते समय, 1 मिनट रुकिएगा, सॉरी, गणित पढ़ाते समय किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि को समझाते हैं। देसाई के अनुसार वह कौन सी विधि है? हाँ, आज स्पेस नहीं आया। देसाई के अनुसार कौन सी विधि है? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, इकाई विधि है, क्रिया विधि। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। आपको सवाल को समझने की कोशिश करनी है कि गणित पढ़ाते समय किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी शिक्षण विधि को समझाते हैं, तो कौन सी विधि होगी? दैट इज सिंथेसिस, एनालिसिस, यूनिट मेथड और एक्शन मेथड। राइट ऑप्शन है एक्शन मेथड। ये मैंने बहुत बार समझाया है कि भाई देखो, अगर इस खेत की हमें शेप पता है कि ये आयताकार खेत है, ये त्रिभुजाकार खेत है, या ये वृत्ताकार खेत है, या ये वर्गाकार खेत है, अगर इसमें से कोई भी हमें शेप दी है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा निगमन विधि या संश्लेषण विधि। ठीक है, तो निगमन और संश्लेषण लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर जब खेत की आकृति की बात होती है तो खेत हमेशा इस शेप में, आपने 8th क्लास में पढ़े होंगे एरिया ऑफ फील्ड, तो खेत हमेशा इस आकृति में नहीं होता, वो ऐसा होता है, इधर को निकल गया, यहां से आ गया, फिर यहां पर आकर के ऐसे मिला दिया आपने, तो इसमें बहुत सारे ट्राइंगल और बहुत सारे रेक्टेंगल का निर्माण होता है जब आप किसी खेत का निर्माण करते हैं, समलंब चतुर्भुज बनते हैं इस तरह से। आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा, मुझे याद है, मैंने तो पढ़ा था भाई, आपका नहीं पता, ऐसे बनता है। तो जब भी किसी खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं, बताता हूं, जब भी किसी खेत का क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं तो उसमें बहुत सारे शेप्स होती हैं, तो किसी एक शेप को निर्धारित नहीं कर सकते कि किसके आधार पर आप सूत्र लिखें, इसलिए इस विधि को क्रिया विधि, एक्शन मेथड कहते हैं। एक्शन मेथड विश्लेषण और संश्लेषण दोनों का कॉम्बिनेशन पैक होता है, ठीक है ना, दोनों का कॉम्बो पैक। तो इसलिए संश्लेषण विधि में सिर्फ चीजों को जोड़ा जाता है, विश्लेषण में तोड़ा जाता है, लेकिन यहां पहले इस खेत को तोड़ना पड़ेगा फिर जोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसको एक्शन मेथड भी कहा जाता है। इज इट क्लियर? संश्लेषण विधि का मतलब होता है, देखिए विश्लेषण विधि का मतलब होता है किसी बड़ी समस्या को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, तोड़ने तक संश्लेषण होता है विश्लेषण, उसके बाद उन टूटे हुए भागों को एक इंटीग्रेट करना और एक सिंपल आंसर निकालना, वो संश्लेषण होता है। तो यहाँ दोनों काम होंगे, क्योंकि खेत बड़ा एक समस्या है, उसको हम पहले छोटे छोटे भागों में अलग अलग तोड़ेंगे, अलग अलग भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उस क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, तब संश्लेषण लगाएंगे, देन आंसर पाएंगे। तो यहाँ कोई एक विधि नहीं है, इसलिए इसको क्रिया विधि, एक्शन मेथड के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। एक और सवाल, भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास क्या है? द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिकोडिंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर इज व्हाट? तो देखते हैं आपका जवाब क्या है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिकोडिंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का विन्यास यानी तरीका कौन सा है, ये आपको बताना है। 3/8, 5/6, 2/3, 5/9, 5/6, हाँ 5/6, 2/3, 5/9, 3/8, 3/8, 5/9, 2/3, 5/6, 3/8, 2/3, 5/9 और 5/6, इनमें से कौन सी भिन्न का सही क्रम है जो आरोही क्रम में लगी, यानी असेंडिंग ऑर्डर में इनमें से कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ये आपको बताना है। ये सवाल आ रहे हैं पीरियड में, असेंडिंग भिन्नों के, डिसेंडिंग भिन्नों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं पिछले 3 दिन से एनालिसिस कर रहा हूं, तो वहां पर मिल रहे हैं आपको सवाल, ठीक है ना, तो ध्यान करके चलिएगा भाई सवालों को। तो बी ऑप्शन यहां पर बताया जा रहा है। देखो, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी पहले सबसे छोटी संख्या फिर उससे छोटी, तो या तो आप इसमें डिवाइड कर लो, अगर आप डिवाइड में, पहले दोनों तरीके बता देता हूं आपको, 3/8, 5/6, 2/3 और 5/9, ये हमारी भिन्न है, तो उसको डिवाइड करें, इसको देखें 0.8 या 24 बचे 6, 8 7 56, 8 5 40, इसको डिवाइड करें तो 6 7 42, 6 8 48, बचे कितने 2, 6 3 18, इसको करें
0.66, इसको करें 0.5, 9 पंजे 45, 5 5। तो यानी इसको देखें तो ये भिन्न जो है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 3/8, क्योंकि 37 है ये। उससे बड़ी भिन्न कौन सी पहले नंबर पर, तो ये आएगी, मैं लिख देता हूँ 3/8। उससे बड़ी भिन्न कौन सी आपने कहा 55, 5/9। उससे बड़ी भिन्न कौन सी आपने कहा 2/3, और उसकी बड़ी भिन्न कौन सी है 5/6। दैट इज द राइट आंसर। ये तो हुआ हमारा डिवीजन मेथड। अगर आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना है तो आप इसको और तरीके से कर सकते हैं, उसको भी बता देता हूं। आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं बता देता हूं। कैसे, देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात करता हूं तो यानी ये सब क्रम में होने चाहिए। जैसे मैं इसमें लगाता हूं 3/8, 5/6, 2/3 और 5/9। अब देखो 6 18, 8 पंजे 40, सही लिखा है 18 ये 40, यानी आगे वाली भी पहले वाली से बड़ी है। आगे वाली को चेक करें, 5 3 15 और 6 दूनी 12, तो 15 तो बड़ा होता है 12 छोटा होता है, क्रम सही नहीं है, काट दो इसको। इसको देखें 5 3 15 और 6 दूनी 12, ये तो पहली बार में गलत हो गया, क्योंकि 5 3 15 उधर 6 दूनी 12, तो 15 बड़ा है 12 छोटा है, तो ये भी गलत हो गया। इसको देखें 3/8, 5/9, 2/3 और 5/6, तो देखो 9 3 27, 8 पंजे 40, एकदम सही है। आगे देखें 5 3 15, 9 दूनी 18, ये भी सही है, क्योंकि 15 से बड़ा 18 है, आगे वाली भिन्न बड़ी है। इसको देखिए 6 दूनी 12 और 5 3 15, यानी यहाँ पर पहले वाली भिन्न छोटी और आगे वाली भिन्न बड़ी होती जा रही है, तो राइट ऑप्शन आप ऐसी भी लगा सकते थे। ऐसी लग रहा है अगले, इसलिए मैथ को कर दिया आसान, ईवीएस को कर दिया मुश्किल। राइट ऑप्शन था सी। हमारी प्राथमिक शिक्षा की भांति हमारे पाठ्यक्रम का भी जीवन से कोई संबंध नहीं है। यह छात्रों के जीवन के लिए तैयार करने में असफल रहा। यह कक्षा के बाहरी की दुनिया का जिसमें वो शीघ्र प्रविष्ट होने वाले हैं उनसे कोई बोध या अभ्यास नहीं करा पाता। यह कथन किसने कहा? कोठारी आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, पाठ्यक्रम समिति ने, उपयुक्त सभी ने। यह स्टेटमेंट किसने दिया? ये स्टेटमेंट किसके बारे में? करिकुलम के बारे में, कि हमारी माध्यमिक शिक्षा की भांति जो पाठ्यक्रम है उसका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है। यह छात्रों को प्रिपेयर करने के लिए असफल रहा है, और यह कक्षा के बाहर की दुनिया का जिसमें वो शीघ्र प्रविष्ट होने वाले हैं उसका कोई बोध या कोई भी अभ्यास नहीं कर पाता। तो इसी कथन किसने कहा? कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, पाठ्यक्रम समिति, या फिर उपरोक्त सभी? तो बी मिल रहा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है। सी, कुछ ने कहा सी, समझ लो। देखो, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना करने के लिए कोठारी आयोग का गठन हुआ था। पहले आप यह बात समझ लो, कोठारी आयोग को माध्यमिक शिक्षा की निर्माण के लिए ही बनाया गया था, जिससे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हो सके और बच्चों को उसमें क्या रखना वो सिखा सके। तो आप कोठारी आयोग बोले, माध्यमिक शिक्षा आयोग, दोनों एक है। और माध्यमिक शिक्षा की भांति माध्यमिक शिक्षा आयोग की गठन देगा, पढ़ो सवाल को, कि क्या माध्यमिक शिक्षा आयोग ही अपनी बुराई करेगा? माध्यमिक शिक्षा की भांति हमारे पाठ्यक्रम का, तो माध्यमिक शिक्षा वही बोलेगा कि मैं भाई मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं जैसा, मैं तो बिल्कुल वस्त हूं। गलत है ना? तो आप ऐसे भी समझ सकते थे। तो ये स्टेटमेंट है पाठ्यक्रम समिति का, करिकुलम कमेटी। तो ये करिकुलम कमेटी ने बोला था, जिसको बोलते हैं एनसीएफ। ये करिकुलम कमेटी का स्टेटमेंट था कि जो पाठ्यक्रम हमारा है वो संबंध नहीं करा पा रहा सही से, इसीलिए उसको रिफ्रेम करने की जरूरत है। कोठारी आयोग ने इस पर काम करने की शुरुआत की। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। समझ के चलिए, जान के चलिए, सवाल अपना बनते चले जाएंगे। एक और सवाल, एक चित्र पर, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी होगी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। हाँ, लाइक करते रहो भी क्लास को, देखो लाइक करने में कंजूसी ना करो। तो एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी होगी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल सवाल है। देखो, मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर यानी 1/2 सेंटीमीटर किसको डिनोट करता है? 125 किलोमीटर को। तो मैं कह सकता हूँ 1 सेंटीमीटर किसको डिनोट करेगा? आपने कहा 2 की गुणा इसमें भी कर दो, 250। तो 1 सेंटीमीटर 250 किलोमीटर को डिनोट करता है। उसने बोला 2000 किलोमीटर को बताओ, तो 2000 में मैं 25 250 का डिवाइड कर दूं तो ये 8 सेंटीमीटर को डिनोट करेगा।
राइट ऑप्शन डी नहीं होगा, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 8 सेंटीमीटर। इट्स 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को डिनोट करना है। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो एकदम करेक्ट आंसर है। समझ में आया? बहुत सिंपल था भाई। आधा सेंटीमीटर 125 को करता तो 1 सेंटीमीटर 250 को करेगा। जब 250 1 सेंटीमीटर को करता है तो 800 किलोमीटर कितने को करेगा? आपने 2000 कितने को करेगा? 2000 में आपने 25 250 का डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आपके सामने आ गया। बहुत बढ़िया। एक और सवाल लेते हैं फिर। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों की उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? अनुप्रयोग, ज्ञान, समझ या बोध या रचना सृजनात्मक। द टीचर फ्रॉम द यूनिट ऑफ शेप आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ any picture with the help of use of figures. Which of the following objective can be achieved with this activity? Application, knowledge, understanding, perception और creation और what? तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि आकृतियों की इकाई से अध्यापक आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। और आप सब जानते हैं कि अगर किसी की रचना करने के लिए बात की जाती है तो रचना किस में आती है? रचनात्मक कार्यों में आती हैं। रचना किस में आती है? सृजनात्मकता में आती है कि बच्चा क्रिएटिव कितना है, तो क्रिएटिविटी आएगा। और उत्तर में भी लिखा है, प्रश्न में भी लिखा रचना करना है, तो आंसर में भी रचना करना ही तो होगा। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4। हालांकि तीनों जो लेवल है ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हैं। ये लेवल सबसे छोटा वाला ज्ञान, दूसरा वाला बोध, तीसरा वाला प्रयोग, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नहीं आता। ठीक है ना? ये अब जो नई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, जो मॉडिफाइड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, उसमें क्रिएटिव रखा गया, क्रिएट करना वो रखा गया, वो मॉडिफाइड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पार्ट है। एक और सवाल। 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या की। आपको बताना 10 मिनट में सेकंडों की संख्या किसके बराबर होती है? जो निम्न में से ऑप्शन दिए हैं घंटों में सेकंडों की संख्या। जी देखते हैं जवाब। ब्लूम ने 6 दिए थे, दीपशिका ब्लूम ने 6 दिए थे, तो देखते हैं जवाब। द नंबर ऑफ माइनस इन 10 डेज minutes in 10 days is equal to the following number of seconds in hour 4 2 3 और 5। हाँ, क्रिएटिव न्यू ब्लूम में आया है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, आप उसका ज्यादा लंबा मत फैलाएं इसको। उस 10 दिन में, एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट, हमने इसको लिख लिया 10 दिन, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या निकालना है? घंटे निकालने हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये तो बोला है। घंटे में सेकंड, तो घंटे में सेकंड ये बनेंगे, दिन में मिनट ये बनेंगे। डिवाइड कर दें, 60 से 60 कट गया, 10 से काटे 6 बार, 6 से काटे 4 बार, तो 4 घंटे के बराबर। राइट ऑप्शन 1। आसान है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? मुझे तो लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें। इजीली यू कैन मैनेज। I didn't get that. Could you? जी बताइए। नहीं, हाँ इसमें एक्सप्लेन ही तो कर रहे हैं। तो 10 दिनों में मिनटों की संख्या की बात कर रहे हैं। एक, अब अगर आप इसको ऐसे करने जाएंगे पेपर में कि सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, तो भाई 10 दिन में कितने घंटे हो गए? आपने कहा 10 गुना 24। आपने बोला अब उसमें मिनट बनानी है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 की गुणा करोगे कि नहीं करोगे? तो ये हो गया हमारा ऊपर वाला पोर्शन, है ना। अब क्या करें, नीचे वाले की बात करते हैं। 60 को 60 क्यों लिखा? क्योंकि उसने बोला घंटे में सेकंड, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 60। कैसे आया? क्या कहना चाह रही है नेहा? दोबारा समझ लो भी, शायद प्रॉब्लम आ रही है उनको। देखो 10 दिनों में मिनट निकाली मैंने, कितनी होती है? 10 दिन में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 10 दिनों में मिनटों की संख्या कितनी होगी? ये। ठीक है, उसने बोला निम्न में से घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर है। अब घंटों में सेकंड की कैसी बात करें?
आपने कहा 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। डिवाइड कर दो इसको, जल्दी से बताओ क्या आएगा। हेलो, हाँ जी सर, हो रही है। माफ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मुझे विलंब हो गया, माफ करिएगा। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट कॉल था, आई हैव टू अटेंड, दिस इज फ्रॉम माय बैंक। ओके, चलिए आगे बढ़े। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? आधारभूत ज्यामिति अवधारणाओं जैसे किरण, रेखा और कोण, ज्यामिति आकृति उनकी विशेषताएं, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर करना, सममिति की अवधारणाएं। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। आधारभूत ज्यामिति अवधारणाओं जैसे किरण, रेखा और कोण के बारे में बताना, ज्यामिति आकृतियां और उनकी विशेषताओं के बारे में बताना, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर करना, किसका सबसे प्रभावी साधन है ये आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन मिलने की संभावना मुझे जगी है, बहुत बढ़िया। तो देखिए भाई, आधारभूत ज्यामिति
अवधारणाओं जैसे किरण रेखा और कोण को वो नहीं बताता। देखेंगे आगे। देखो इसमें आपके सामने जियो बोर्ड जो होता है लकड़ी का बोर्ड होता है जिसके अंदर समान डिस्टेंस पर ऑल पेंस लगे होते हैं। रबर बैंड की सहायता से बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों को बनाना, उनकी थोड़ी बहुत विशेषताओं के बारे में जानकारी दी जाती है। इससे आप सिर्फ 2D शेप को ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसमें 3D शेप नहीं बन सकती, ठीक है ना। इसमें पॉलिनोमियल बन सकते हैं बस। तो इसमें सममिति का अवधारण नहीं कर सकते, 3D आकृति, त्रिविमीय आकृति आप नहीं बना सकते, और ना ही इसमें किरण रेखा और कोण के बारे में समझा सकते हैं। तो ज्यामितीय आकृतियों उनकी विशेषताओं को समझने का जियो बोर्ड सबसे अच्छा साधन है। क्लियर है? हाँ, 2D होता, 3D नहीं होता। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं एक और सवाल क्या मिलता है आपका। लेट्स सी। ओके, वन मोर क्वेश्चन। एक आदमी अपनी संपत्ति का, ओहो इसमें सवाल में वैल्यू गायब है, आगे वाला देखते हैं। नेहा कक्षा 4 की छात्रा है, वह गणित विषय में अत्यंत कमजोर है, प्रतिवर्ष अनुत्तीर्ण हो जाती है। अध्यापक हैं आप, तो आपको नेहा के प्रति आवश्यक कार्य है। क्या आवश्यक कार्य है आपका नेहा के प्रति? उसे स्कूल से निकाल देंगे, उसके माता पिता को बुलाकर उसकी शिकायत कर देंगे, उसे सभी बच्चों के सामने मेज पर खड़ी कर देंगे, यह देखेंगे कि नेहा किस क्षेत्र में कमजोर है और उस क्षेत्र में उसकी कमजोरी दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे। क्या बात है सर, जब बड़ा सा ऑप्शन दिख जाता है तो बड़ी खुशी होती है हृदय में। बड़ा बड़ा ऑप्शन है, काम बन जाएगा इजीली, टेंशन फ्री। तो बड़ा बड़ा ऑप्शन जब मिल जाता है तो काम आसानी से बन जाता है, जैसे कि आपने कहा डी एकदम सही जवाब है। क्योंकि अगर बच्चा किसी क्षेत्र में कमजोर है, वो नहीं अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको डायग्नोस करेंगे। इसको बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण। तो हम निदान करेंगे उसका, और निदान के बाद उसको क्या क्या आवश्यकता है उसका उपचार करेंगे, यानी उसको रेमेडियल टीचिंग देंगे। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, एकदम सही जवाब अपने दिया है। एक और सवाल। मोहन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? मोहन bought a car rupees 2,50,000 and sold it rupees 3,48,000. What percentage of profit did he make on the car? ठीक है ना, डी होगा। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का सही से आंसर। मुझे उम्मीद है कि आंसर में कोई भी आपत्ति नहीं होगी आपको, और आप आसानी से आंसर देने की कोशिश भी करेंगे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कार खरीदी इतने में दी तो कॉस्ट प्राइस हो गया, ये इतने में बेचे तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, और प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 3,48,000 माइनस 2,50,000, तो घटाएं कितना बना, आपने कहा 0 0 0 और 2,50,000, 3,48,000। तो भाई 8 में से ये तो बच गया 8, 14 में से 5 गए 9, तो 98,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 98,000 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर हुआ है, आपने कहा सर वो हुआ है हमारा 2,50,000 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो यही है, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब इसको डिवाइड कर दें, आपने कर दो, तो 25 3 75, हासिल लगे 23 30, और 25 पंजे 225, तो 25 निम्मा 225, 25 पंजे 25 निम्मा 225, और दशमलव कितना बचा, आपने कहा 50, 25 दूनी 50, तो 39.2% इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये नॉर्मल सवाल एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, हालांकि ये टाइटल में नहीं है कि आपको लिखा नहीं मिलेगा लाभ हानि के प्रश्न, एग्जामिनेशन में लिखा नहीं होता लाभ हानि के प्रश्न है, ये आपको आएंगे, लेकिन ये जनरल मैथमेटिक्स है, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला मैथमेटिक्स है, इसलिए ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। सो डोंट वरी। एक और सवाल, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, या गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। इनमें से कौन सा एनसीएफ के अकॉर्डिंग प्राइमरी स्कूल में मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव नहीं है? या बच्चों की, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पहला वाला, क्योंकि हमारे यशपाल साहब ने, डॉक्टर यशपाल जी ने पहले बताया था कि बच्चे का सोच विचार का गणितीकरण करो, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना चाहिए बच्चों के संदर्भ में। तो आप जानते हैं ना चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन है,
तो ये चाइल्ड सेंटर की बात हो रही है कि बच्चों के जैसे पढ़ाओ, बिल्कुल सही बात है। समस्या कौशल को बढ़ाओ कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करो जिससे और से सीखे। लेकिन एनसीएफ इस बात के लिए बिल्कुल मना करता है कि आप अगर कक्षा 4 में बच्चा है तो कक्षा 4 का ही पढ़ाओ, उसको ये नहीं कि कक्षा 5 का पढ़ाना शुरू कर दो कि अगली वाली क्लास में कक्षा 6 में तुम्हें ये मिलेगा, तो वो गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या है कि आप बच्चे को सिर्फ उसी क्लास का पढ़ाओ जिस क्लास में बच्चा है, आप उस कक्षा में उच्चतर कक्षा की पढ़ाई ना कराएं, ये उद्देश्य नहीं है एनसीएफ का। क्लियर है, बहुत बढ़िया। शुरू में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है और 23 डिग्री घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अंतिम तापमान कितना होगा? अगर नहीं होता नहीं होता तो सटीक सबसे कौन सा होता? पहला वाला, सबसे सटीक पहला वाला। अगर इनमें से सारे सही होते और आपसे एक अच्छे आंसर देने की बात की जाती जैसे कि बोल रही हैं अभी, तो क्या करेंगे? दैट इज, हाँ, तो आप क्या करेंगे? देन यू कैन ट्राई दिस वन। ओके, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इट क्लियर? तो सवाल आपके समक्ष है। शुरुआत में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है तो अंतिम तापमान क्या होगा ये आपको बताना है। 22 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री या 25 डिग्री। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। देखो सवाल समझो, यानी पहले 18 सेंटीग्रेड बढ़ा फिर 23 कम हुआ। उसने बोला अगर 27 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर है तो क्या होगा? पहले 27 डिग्री सेंटीग्रेड में पहले तो वो 18 डिग्री बढ़ेगा, फिर वो 23 डिग्री कम होगा, ये तो होगा। तो 27 में से कितना होगा? 18, 5, 23, 5 कम कर दिया तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा, अधिक जो अंतिम तापमान होगा। क्लियर है? बहुत सिंपल सा सवाल था, इजीली आपने कनेक्ट कर लिया और इजीली आपने समझ भी लिया। एक और सवाल, प्राकृतिक संख्याओं के में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता है? Which property is not followed by natural numbers? The natural number do not have which of the following properties? It is योगात्मक तत्समक, that is summative identifier और identity, योग विक्रम विनिमय नियम यानी एडिटिव कम्यूटेटिव लॉ, मैं इसमें लिख देता हूं इसको इंग्लिश में, इट्स एडिटिव कम्यूटेटिव लॉ। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो इनमें से मैंने आपको बताया हुआ है सवाल ये, प्राकृतिक संख्याओं में कौन सा गुण नहीं होता? कोई सा भी नहीं होता, यानी उपरोक्त सभी। अरे भगवान पढ़ तो लिया करो, मालिको, मालिक पढ़ तो लो। सवाल में क्या है? कौन सा गुण नहीं होता बोला है, कौन सा गुण होता ये नहीं बोला है। डी को देख के तो ऐसे मुंह में आ जाता है जैसे वो स्टिमुलस वाला एग्जाम्पल था ना कि जैसी बेल दबा देते तो लार आ जाती थी, ऐसी इसको देख कर लार आ जाती मुंह में, आया बस उपरोक्त सभी मिल गया। समझने की कोशिश करो, पहले समझो आइडेंटिटी क्या होती है। योगात्मक आइडेंटिटी का मतलब है कि एक ऐसी संख्या जिसको किसी में जोड़ने पर उसमें कोई परिवर्तन ना हो। जैसे 5 में मैं क्या जोड़ूं कि ये 5 ही रहे, तो आप बोलेंगे 0 जोड़ दो। 5 में 0 जोड़ने पर 5 वही रहेगा, 5 में बदलाव नहीं होगा ना, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही मैं बोलूं 5 में किस चीज की गुणा करूं कि ये 5 ही रहे, तो आप बोलेंगे 1। तो योगात्मक आइडेंटिटी प्राकृत संख्याओं में 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। लेकिन 0 तो आइडेंटिटी बन जाए, लेकिन क्या 0 एक नेचुरल नंबर होता है? क्या 0 एक नेचुरल नंबर होता है? आपने कहा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए नंबर की जो आइडेंटिटी होती है संख्याओं की वो 0 होती है, योगात्मक तत्समक। लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी गुण नहीं होगा उसमें। भी समझ में आया? तो सवाल को पढ़ो पहले, आप तो सीधा कूद जाते हो तलवार लेकर कि जैसे भी आपको काट दो चाहे कुछ भी आ जाए। तो उपरोक्त सभी हर जगह सही नहीं होता है, ठीक है ना? प्लीज रीड योर क्वेश्चन केयरफुली। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दुगनी है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर अधिक है, ये बताना है। सवाल को पूरा पढ़ना। किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर, परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दुगनी है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, ये सवाल आपको बताना है।
तो समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग, इसको आसानी से कर लेंगे मुझे उम्मीद है। तो देखते हैं कैसे। एक आयत की लंबाई, अब ये आयत है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, एक 80 सेंटीमीटर परिमाप वाला एक वर्ग है। तो यानी इसका परिमाप जब 80 हो तो इसकी भुजा कितनी हो गई, आपने कहा 20। इसकी भुजा 20 होगी ना, क्योंकि चारों भुजाओं का टोटल होता है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यानी कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। तो आयत की लंबाई कितनी है, भुजा से दुगनी है, तो ये कितनी होगी 40। और आयत की चौड़ाई कितनी है, आपने कहा 20। उसने बोला कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, आपने कहा निकालो। तो क्या करें, L इंटू बी। तो आपने जब आयत का क्षेत्रफल निकाला तो कितना हुआ, आपने कहा 40 गुणा 20 बराबर 800। और वर्ग का निकाला तो होता है ए स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर, तो कितना हुआ, आपने कहा 400। तो 800 में से 400 निकालें तो 400 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, हाँ 400 मीटर या 400 यूनिट या 400 सेंटीमीटर वो अधिक है। तो राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भाई साहब, इजी है, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, बहुत बढ़िया। 400 क्लियर है ना, वेरी गुड। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्याओं को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 इजिकल टू 2 प्लस 2 अथवा 4 इजिकल टू 1 प्लस 3 आदि। यदि वे संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है, ये आपको बताना है, वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है। एक, गुणनखंडीय अवस्था पर, दो, संक्रिय अवस्था पर, तीन, परिमाणात्मक अवस्था पर, या चार, विभाजनात्मक अवस्था पर। Shelley can express number in various ways. For example, 4 is equal to 2 plus 2, 4 is equal to 1 plus 3, etc. At what development stage is she? तो राइट ऑप्शन मिलने लगा है ऑपरेशनल स्टेज, यानी इंग्लिश में लिखा है ऑप्शन नंबर 2। और ये मैंने आपको बताया भी था, क्यों तो समझ लो। यानी गुणनखंडीय अवस्था का मतलब होता है जहां बच्चा फैक्टर करता है, गुणात्मक वैल्यू निकालता है। जैसे मैंने कहा 8 का निकालना है, तो 8 के 1 गुणा 4 कर ले, 8 कर ले, 2 गुणा 4 कर ले, तो ये क्या है, इसके फैक्टर है। तो जब भी फैक्टर की अवस्था पर बच्चा आएगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा, जोड़ नहीं करेगा, है ना। दूसरी बात, परिमाणात्मक की बात करते, परिमाणात्मक का मतलब क्वांटिटेटिव स्टेट, यानी बच्चा किसी संख्या को जान सकता है कितना लिखा है, वो निर्धारित कर सकता है कि इसमें कितनी वैल्यू है, यानी इसका मान कितना है। परिमाण का मतलब होता है उसका वैल्यू कितना, क्वांटिटी पहचानना। अगर हम बात करते हैं विभाजनात्मक अवस्था की, इसको बोलते हैं स्प्लिट स्टेट, डिवीजन स्टेट। इसमें बच्चा संख्याओं को स्प्लिट करना सीख जाता है। जैसे मैंने कहा 342, तो उसको कैसे लिखेगा, वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकता है। और जो संक्रियात्मक अवस्था उसको बोलते हैं ऑपरेशनल स्टेज, यानी किसी भी एक नंबर को वो कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सुना है ना, 4 बराबर 2 प्लस 2, 4 बराबर 1 प्लस 3, तो यहां पर प्लस दिखाया गया है, इसलिए हम इसको संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत रखेंगे। योगात्मक क्रम विनिमय क्या होता है, बी ऑप्शन। ओके, बताते हैं। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक सवाल की डिमांड उठी है कि सर ये योग का क्रम विनिमय क्या होता है, उसको भी बता दो। इसका मतलब होता है योग का क्रम विनिमय का कि आप दो संख्याओं को, अगर आपने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, नहीं, उनका अगर प्लेस चेंज कर देते हो जोड़ते समय तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 प्लस 3 करें या 3 प्लस 5 करें तो दोनों एक ही वैल्यू देंगे ना। तो अगर ये दोनों सेम वैल्यू देते हैं तो उसको योग क्रम विनिमय नियम कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर वो होता तो तो वो होता, हाँ अगर वो होता और यहाँ पर लिखता गुणनखंडीय अवस्था, तो तब भी हम संक्रियात्मक अवस्था को ही चूज करते, क्योंकि संक्रियात्मक अवस्था के अंदर गुणनखंड करना, जोड़ना, घटाना सब आता है। इज इट क्लियर दीपशिका। हाँ, अगर यहाँ पर ये नहीं होता तो उसकी गुणनखंडीय अवस्था हम आंसर लगा देते, ठीक है। चलिए एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक त्रिभुज के दो कोण क्रम से 75 डिग्री और 48 डिग्री हैं, तीसरे कोण का मान बताओ। इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा कभी भी जी। हाँ ओके 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 गोल्डी। तो त्रिभुज के दो कोण क्रम से 75 डिग्री और 48 डिग्री है, तो तीसरे कोण का मान बता दो क्या होगा। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 75 डिग्री एंड 48 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल विल बी व्हाट। और आप सभी जानते हैं, कि भाई, अभी बताते हैं, आप सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है ना। तो आपने कहा ओके 180 डिग्री होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 में से आपने 75 प्लस का 48 कम कर दिया, तो क्या मिला, आपने कहा 180 माइनस का 75 प्लस 48, तो 8 5 13, 7 4 11 और 1 12, तो 123 यहाँ पर आया। 123 घटा दे तो कितना आएगा, 57 डिग्री।
तो 57 डिग्री 57 डिग्री इसका सही जवाब होगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई सब लोगों को? अगर बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको क्लियर समझ में आ रहा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इस सवाल को समझे और इन सवालों को करने की पूरी कोशिश कर पाए। ठीक है ना? तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।